मीना अग्रवाल है। उम्र 62 साल। 36 साल तक मैंने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में मैनेजर के तौर पर नौकरी की। मैंने दूसरों के पैसों की सुरक्षा की, दस्तखतों की सच्चाई पहचानी, झूठे खातों की चालें पकड़ी, लेकिन यह कभी नहीं सीखा कि सबसे बड़ा धोखा फाइलों में नहीं बल्कि रिश्तों में छिपा होता है। लोग कहते थे कि मैं बहुत समझदार हूँ, मजबूत हूँ, हर हालात संभाल लेती हूँ, पर कोई यह नहीं बताता कि जब भरोसा टूटता है, उम्र, अनुभव और पद सब बेमानी हो जाते हैं। उस दिन की शुरुआत बिल्कुल आम थी। अगस्त के समय भरी सुबह, रसोई के पराठों की खुशबू, गैस पर उबलती चाय और मेरा पोता आर्यन स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर आईने के सामने खड़ा था। बहू नेहा हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए मेरे लिए चाय लाई और बोली, मम्मी जी आप जल्दी पी लीजिए, मीटिंग के लिए देर हो रही है। उस मुस्कान पर मुझे कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसे बहू नहीं बेटी माना था। बेटे विक्रम की शादी के बाद मैंने उसे हर वो अधिकार दिया जो एक बेटी को मिलता है, यहाँ तक कि अपने बैंक के कई काम भी उसी पर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ और घर के युवा ही बेहतर संभाल पाएंगे। उसी सुबह नेहा घबराई हुई मेरे पास आई। उसके हाथ में मोबाइल था। वो बोली, मम्मी जी फोन चालू नहीं हो रहा है, आज बहुत जरूरी मीटिंग है, आप जरा ठीक करवाने ले जाइए। मैंने बिना सोचे मोबाइल अपने पर्स में रख लिया। यही वो पल था जहाँ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हुई। एक रिपेयर की छोटी सी दुकान पर जब टेक्नीशियन ने फोन खोला तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा और बहुत धीरे से बोला, आंटी जी पहले अपने सारे बैंक कार्ड तुरंत ब्लॉक करवाइए। मैं चौंकी। मैंने पूछा क्यों? उसने बिना जवाब दिए मोबाइल की स्क्रीन मेरी तरफ घुमा दी। उस स्क्रीन पर जो था उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। मेरे आधार कार्ड की फोटो, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड के दोनों साइड की फोटो, मेरी संपत्ति के कागजात और सबसे भयानक एटीएम मशीन में पिन डाले हुए मेरा वीडियो। उस वीडियो में मेरी उंगलियां कांप रही थी और पीछे से एक आवाज आ रही थी, मम्मी जी धीरे दबाइए, साफ दिखना चाहिए। वह आवाज मेरी बहू नेहा की थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया हो। मैं कुछ बोल नहीं पाई। टेक्नीशियन ने बताया कि इस फोन में कई ऐसे ऐप इंस्टॉल हैं जो बैंकिंग फ्रॉड के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैंने वहीं से बैंक फोन किया। जब खाते का पूरा स्टेटमेंट निकला, 16 महीनों में मेरे खाते से 21,47,000 रुपए गायब थे। रकम छोटी छोटी किस्तों में निकाली गई थी ताकि कोई शक न हो। पैसा एक ऐसे खाते में गया था जो मेरे इनाम से जुड़ा दिखता था, लेकिन असल में वह खाता मेरी बहू के कंट्रोल में था। उस दिन मैं रोई नहीं, शायद इसलिए क्योंकि बैंक की नौकरी ने मुझे सिखाया था कि घबराहट से फैसले गलत होते हैं। मैंने चुपचाप घर आई, मुस्कान बनाए रखी और अंदर ही अंदर टूटती रही। मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह सिर्फ पैसों की चोरी नहीं थी, यह मेरी पहचान को मिटाने की साजिश थी। जाली मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जा रही थी जिनमें मुझे मानसिक रूप से कमजोर दिखाया जा सके। मेरे दस्तखत कॉपी किए जा रहे थे। मेरी चाय में नींद की गोलियां मिलाई जाती थी ताकि मैं सुस्त दिखूं और लोग कहे कि बुजुर्ग औरत का दिमाग अब काम नहीं करता। बहू का प्लान साफ था, मुझे अयोग्य साबित कर दो, सारी संपत्ति और नियंत्रण अपने हाथ में ले लो। यह सब सोचकर मेरा दिल कांप जाता था, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं टूटूंगी नहीं। मैंने अभिनय किया, सामान्य व्यवहार किया, हर दिन वही दिनचर्या, वही मुस्कान, लेकिन अंदर से मैं सबूत इकट्ठा कर रही थी। बैंक स्टेटमेंट, कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल ऐप्स की लिस्ट, मेडिकल रिपोर्ट, यहाँ तक कि चाय का सैंपल भी मैंने जांच के लिए भेजा। वह दिन भी आया जब मैंने सारे सबूत ड्राइंग रूम की मेज पर फैला दिए। बेटे विक्रम के सामने, नेहा के माता पिता के सामने, वकील और पुलिस के सामने। जब धाराएं पढ़ी गई तो नेहा की आंखों से आत्मविश्वास गायब हो गया। वह रोने लगी, बहाने देने लगी, खुद को पीड़ित बताने लगी। लेकिन कानून भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलता है। समझौता हुआ, पैसा वापस आया, तलाक हुआ। लोग बोले अब तो कहानी खत्म, लेकिन मेरे लिए असली कहानी वही से शुरू हुई, क्योंकि जिसने एक बार धोखा दिया हो वह सिर्फ पकड़े जाने से रुकता है, सुधरने से नहीं। उसके बाद की रातें सबसे मुश्किल थी। घर वही था, दीवारें वही थी, लेकिन हर आवाज संदिग्ध लगती थी। हर मोबाइल नोटिफिकेशन पर दिल जोर से धड़कता था।
मुझे डर लगता था कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। मैंने फिर से अपनी जिंदगी को ऑडिट किया। हर एफडी, हर निवेश, हर कागज। कई बार सपने में एटीएम मशीन दिखती थी। मैं पसीने में भीग कर उठ जाती थी। तब मुझे एहसास हुआ कि धोखा सिर्फ पैसा नहीं ले जाता, वह नींद, आत्मसम्मान और सुरक्षा की भावनाओं भी छीन लेता है। इसी डर के बीच मैंने एक फैसला लिया। जो मेरे साथ हुआ वह सिर्फ मेरी कहानी नहीं बनेगा, यह चेतावनी बनेगा। मैंने बुजुर्गों के लिए डिजिटल सुरक्षा पर छोटी छोटी बैठकें शुरू की। पहली मीटिंग में सिर्फ 5 लोग आए। सबके चेहरे पर वही डर था जो कभी मेरे चेहरे पर था। कोई कहता था बेटा ये सब देखता है, कोई कहता बहू ये बैंक का काम करती है। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछती, आपने आखिरी बार खुद अपना स्टेटमेंट कब देखा था? धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। आज मैं मंच पर खड़ी होकर सैकड़ों लोगों को सिखाती हूँ कि अपराध अब बंदूक लेकर नहीं आता, वह प्यार और सेवा का मुखौटा पहनकर आता है। आज मेरे बेटे विक्रम की आंखों में पछतावा भी है और जिम्मेदारी भी। वह अब हर लेन देन मेरे साथ बैठकर देखता है। मेरा पोता आर्यन समझ गया है कि दादी सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, लड़ाइयाँ भी जीतती है। मैं हर उस महिला से कहना चाहती हूँ जो सोचती है कि अब क्या लड़ना। अगर सांस चल रही है तो आवाज भी चलनी चाहिए, क्योंकि चुप्पी अपराधियों की सबसे बड़ी ताकत होती है और सच बोलना उनका सबसे बड़ा डर। अगर आपको लगे कि आपके घर में कोई बहुत ज्यादा मददगार बन रहा है, बहुत ज्यादा नियंत्रण कर रहा है, तो सतर्क हो जाइए। प्यार और नियंत्रण के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है और जब वह रेखा पार होती है तब कहानी अपराध बन जाती है। और अगर आप यह कहानी यहाँ तक सुन रहे हैं तो इसे सिर्फ कहानी मत समझिए, इसे चेतावनी भी समझिए, क्योंकि अगली कहानी किसी और की नहीं, आपकी भी हो सकती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।